हेलो एवरीवन। अपनी प्रीवियस क्लास में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस की थी और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमने इंटीग्रेटिव रेडिकेशन और जो इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो हमने पढ़ ली थी। आज हम उसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर का लास्ट रिजल्ट आया था वो मैं लिख रही हूँ। वहां पर हमने उसे वेरियस फॉर्म में निकाला था। यहाँ मैं एक जनरल फॉर्म लिख रही हूँ जो हमने निकाली थी k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a अपॉन a माइनस x। ये हमारा रिजल्ट आया था जिसमें a था हमारा इनिशियल रेट, x हमारा उस टाइम तक जितना हमारा डिकम्पोज होने के बाद आया था वो चीज थी, और t हमारा क्या था, टाइम था। इसे हमने इन टर्म्स ऑफ c नोट, ct, A1, A2 इन सब अलग अलग फॉर्म्स में निकाला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसी के एग्जांपल्स की। जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसके एग्जांपल में को मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो जो इसकी फर्स्ट कैटेगरी आती है उसमें आती है वो रिएक्शन जो गैसियस स्टेट में हो और दूसरी वो रिएक्शंस जो लिक्विड स्टेट में हो। तो फर्स्ट कैटेगरी में आती हैं रिएक्शंस टेक प्लेस इन गैसियस फेस और दूसरी कैटेगरी वो होती है जिसमें रिएक्शन होती है इन लिक्विड फेस या फिर कह लो सोल्यूशन फेस में। ठीक है, उसे हम 2 कैटेगरी में क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब 2 कैटेगरी में डिवाइड करने का मीन कि इसमें दोनों तरह की आती है, मीन्स गैसियस फेस में भी हो रही हो या सोल्यूशन फेस में हो रही हो, वो सारी किस में आ जाती है, हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आ जाती है। अब बात करते हैं 1 बाय 1 इनके एग्जांपल्स की। ठीक है, जो एग्जांपल हमारे पास कॉमन है या जिनके रिजल्ट हमसे पूछ लिए जाते हैं, जिनके बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल आ जाते हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पर ऑक्साइड नहीं, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका जो है डीकम्पोजिशन होना है। ठीक है, ये रिएक्शन होती है गैसियस फेस में। ठीक है, गैस फेस की रिएक्शन है। अब पहले तो इसके डीकम्पोजिशन की बात करते हैं। N2O5 जब डीकम्पोज होता है तो ये हमारे पास देता है N2O4 प्लस हाफ O2, और फर्दर ये N2O4 है, ये स्टेबल नहीं होता तो ये इजिली चेंज हो जाता है NO2 में, इसके 2 मोल। ठीक है, तो हमारे पास इससे स्टार्ट हुए N2O5, लास्ट हमारे पास क्या आ गया, NO2 और हाफ O2। ठीक है, अब ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और गैसियस स्टेट में हो रही है, तो हमें ये रिएक्शन के लिए इनिशियल अमाउंट कितना था उसे भी फाइंड आउट करना है, मीन्स A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपने हर चीज में करना है, हर एग्जाम्पल में करना है कि A क्या होगा इसके लिए और X क्या होगा। ठीक है, अब N2O5 हमने स्टार्टिंग में लिया, इससे डीकम्पोज होकर हमारे पास कितना बना, O2 बना। ये तो बाद में बना ना, ये पहले बना हमारे पास O2। ठीक है, तो कितनी ये गैस O2 मीन्स ऑक्सीजन हमारे पास कलेक्ट हुई एट टाइम t, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू। ये कितनी आएगी, जितना ये डीकम्पोज होगा, और कितना ये डीकम्पोज होगा वो वैल्यू ही तो x है ना। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस ऑफ ऑक्सीजन O2 कलेक्टेड एट टाइम t टाइम पर ये जो वैल्यू आई। ठीक है, ये वैल्यू हमारे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, ये कितना बनेगा, जितना ये डिकम्पोज होगा, यानी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ N2O5 डीकम्पोज्ड। दिस इज वॉल्यूम V, कितने टाइम पे आई t, VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कितना अमाउंट ये डीकम्पोज हुआ उस अमाउंट को हम किस वर्ड से ले रहे हैं, x से, तो ये क्या आ जाएगा, x। ये वैल्यू हमारी क्या आ गई, x के बराबर आ गई। क्लियर, अब इसका इनिशियल अमाउंट लेना है। अब इनिशियली हमारे पास कितना है वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पूरी रिएक्शन होने दो, रिएक्शन होने के बाद लास्ट में कितना इनफाइनाइट टाइम पर इसका अमाउंट आया O2 का, ये कितना आएगा, जितना ये होगा, ठीक है। जितना अगर हमें लास्ट में इसका अमाउंट पता लग गया तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमारे पास इनिशियली N2O5 कितना था, यानी आप कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ O2 कलेक्टेड एट टाइम। अब मुझे नहीं पता रिएक्शन कितनी देर की है, मैं एक टाइम ले लेती हूँ इनफाइनाइट, कि इनफाइनाइट में जो भी टाइम आएगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनफाइनाइट में सब लास्ट में रिएक्शन होने पर ये कितना बनेगा, ये कितना बनेगा जितना ये होगा, यानी इसका इनिशियल अमाउंट आ जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5। तो ये है वॉल्यूम कितने टाइम पे, इनफाइनाइट टाइम पे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, ए। तो मेरे पास ए भी आ गया, एक्स भी आ गया। अब मेरे पास फॉर्मूला है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अब यहां पर ये चेंज होकर हमारे पास क्या आ जाएगा फॉर्मूला, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a की जगह क्या है b इंफिनिटी, कितने पे इनफाइनाइट पे वॉल्यूम आई, अपॉन b इंफिनिटी माइनस एक्स इज वीटी। तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला। मीन्स अगर मेरे को कहीं भी क्वेश्चन में N2O5 का डीकम्पोजिशन लिखा होगा तो मैं ये वाली वैल्यू को यूज करूंगी, ठीक है। जैसे अब अभी हम बाद में न्यूमेरिकल्स में देखेंगे ये चीज, क्लियर। तो ये मेरा आ गया फर्स्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने क्या किया, डीकम्पोजिशन किसकी की, N2O5 की, क्लियर। अब आगे चलते हैं, सेकेंड जो हमारा पार्ट है इसी की तरह सिमिलर चलेगा हमारा डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। सेकेंड एग्जाम्पल इज डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट की डीकम्पोजिशन। अमोनियम ये होता है नाइट्राइट NO2, इसकी जब डीकम्पोजिशन होगी तो ये हमारे पास आता है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस N2, ये गैस निकलती है, ठीक है। जैसे इसमें ऑक्सीजन का टाइम कितनी आई, इसमें किसका अमाउंट देखा जाएगा, N2 का अमाउंट, ठीक है। रिजल्ट इज सेम एज अबव। एज एग्जाम्पल नंबर 1, जो फर्स्ट एग्जाम्पल है बिल्कुल उसकी तरह इसका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, ठीक है। बस वहां O2 का अमाउंट देखा था, किसका अमाउंट देखना है, N2 का, क्लियर। तो ये हमारा आ गया सेकेंड। अब आता है थर्ड पे। थर्ड एग्जाम्पल इज डीकम्पोजिशन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। डाइजोनियम सॉल्ट है, जब ये डिकम्पोज होता है तो ये हमें देता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2, ठीक है। सेम एज एग्जाम्पल 1, बिकॉज अमाउंट किसका देख लेंगे, अब N2 का अमाउंट देख लेंगे, रिजल्ट इज सेम एज 1। वन की तरह इसका भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। हो गया हमारे पास 3 एग्जाम्पल। मीन्स आपको ये लिखा हो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, या न्यूमेरिकल में लिखा हो अमोनियम नाइट्राइट की डिकम्पोजिशन लिखी हो, या आपको लिखा हो डिकम्पोजिशन ऑफ BDC यानी कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। हर केस में आपने सेम ही चीज करनी है, एक ही सिमिलर फॉर्मूला यूज करना है, B इंफिनिटी अपॉन B इंफिनिटी माइनस VT, क्लियर। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। और फोर्थ एग्जाम्पल इज decomposition of hydrogen peroxide। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड यानी कि H2O2, इसका डिकम्पोजिशन करना है। अब H2O2 जब डिकम्पोज होता है तो ये बनाता है H2O प्लस हाफ ऑफ O2। अब हम इस रिएक्शन के लिए क्या करते हैं, अब आप पिछला मेथड भी ले सकते हो, ठीक है। मींस जिसमें आपने क्या किया था, O2 का अमाउंट निकालना था हर बार, सेम है ना जैसे पहले वाले में किया था, आप बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो। और आप इसे क्या कर सकते हैं, H2O2 को टाइट्रेट कर सकते हो विद KMnO4, और KMnO4 के साथ आप थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद इसे क्या करोगे, टाइट्रेट करोगे। जैसे इनिशियली जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई, ये लिया था, तब क्या वैल्यू आई
कितनी वॉल्यूम यूज हुई KMnO4 की। फिर आप क्या करोगे, थोड़ी देर बाद कितनी वॉल्यूम यूज हुई, उसके थोड़ी देर बाद कितनी वॉल्यूम यूज हुई, इस तरह से आप क्या करोगे। तो आप इसे क्या करोगे, टाइट्रेट H2O2 विद KMnO4। ठीक है, सबसे पहले इनिशियली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इनिशियली हम क्या करेंगे, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, H2O2 लिया, उसे KMnO4 के साथ ट्रीट कर दिया। अब जैसे ही रिएक्शन हुई हमारे पास लाइट पिंक कलर आया, पिंक कलर आने पे हमने देख लिया कितनी वॉल्यूम किसकी यूज हुई, KMnO4 की। वो वॉल्यूम किसके बराबर होगी, जितना हमने H2O2 लिया, यानी इसकी इनिशियल वैल्यू A के बराबर। तो हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड बिफोर द रिएक्शन ऑन टाइट्रेशन। टाइट्रेशन वर्ड है ना, बिकॉज टाइट्रेशन की तभी ना, ऐसे नहीं कोई भी वॉल्यूम उठा के ले लेनी है KMnO4 की, नहीं, जो टाइट्रेशन के टाइम हमारी वॉल्यूम आई वो लेनी है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितनी वॉल्यूम आएगी, जितना इनिशियली H2O2 होगा, यानी कि इनिशियल वॉल्यूम ऑफ H2O2, सॉरी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। ये क्या है, वॉल्यूम कब ली, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई, यानी कि टाइम क्या है 0 एट T इज इक्वल टू 0। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, टाइम 0 ही है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, A की। ठीक है, अब कुछ देर बाद एट T टाइम पे लेते हैं, मीन्स वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड एट टाइम T। T टाइम पे लेना है, तो ये किसके बराबर हो गए, अमाउंट ऑफ H2O2 प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो ये किसके बराबर होगी, कितना प्रेजेंट है। अब वॉल्यूम यानी V, टाइम कितना है T, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कितना अमाउंट है, स्टार्टिंग A थी, A में से सपोज करो X निकल गया, अब कितना अमाउंट बचा, A माइनस एक्स ना, तो ये वॉल्यूम उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A माइनस एक्स। तो A भी आ गया, A माइनस एक्स भी आ गया, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स था, तो A की जगह क्या आ गया V0 और A माइनस एक्स की जगह क्या आ गया VT। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। ये किसका रिजल्ट आ गया हमारा, अगर हमारी हाइड्रोजन पेंटॉक्साइड सॉरी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होती है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया हमारा 4th एग्जाम्पल। अब आते हैं अपने 5th एग्जाम्पल पे। 5th एग्जाम्पल है जिनसे अलग है, इन सब में वॉल्यूम यूज करे थे, उसमें हम प्रेशर यूज करेंगे, दैट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रीन। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। अब हमें थर्मल डिकम्पोजिशन करनी है एजोआइसोप्रोपेन की। ठीक है, एजोआइसोप्रोपेन की बात करते हैं, पर आइसो ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास, जिसमें एक कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे, एक हाइड्रोजन होगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, आइसो ग्रुप, आइसोप्रोपेन। ठीक है, तो ऐसा आइसोप्रोपेन लेना है, यानी कि एक कार्बन जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप लगे। ठीक है, अभी वैलेंसी पूरी नहीं हुई, 2 हुए। ठीक है, एक इस पे CH है। एजो मतलब नाइट्रोजन, N2 के लिए आता है एजो वर्ड, यानी इनके बीच में क्या है N2। इस कार्बन का एक बॉन्ड किसके साथ है, N के साथ। ठीक है, और बीच में आ गया डबल बॉन्ड, फिर आ गया NCH। इसे मैं पूरा खोल के लिखूं तो ये चीज है कार्बन CH3 CH3 CH N डबल बॉन्ड N C CH3 CH3 और CH। ये है हमारा फॉर्मूला एजो आइसोपरीन आइसोप्रोपेन। ये आइसोप्रोपेन वर्ड आ गया और ये आइसो वर्ड आता है N2 के लिए। तो इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं बिकॉज हमें डीकम्पोजिशन करनी है। तो CH3 ट्वाइस N2 इसे शॉर्ट करके कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, जब हम इसे डीकम्पोज करते हैं तो ये पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, दैट इज 250 to 290 डिग्री सेल्सियस। डीकम्पोज होगा तो यहां से N2 निकल जाएगी पहली चीज। तो प्लस
रेस्ट जितने हैं वो हमारा एल्केन में बन जाएगा, हमारा C6H14 एल्केन आ गया, हेक्सेन। ठीक है, अब एजोआइसोप्रोपेन की बात करो या N2 की बात करो या इसकी बात करो, दिस ऑल आर गैसियस स्टेट, ऑल आर इन गैसियस फेज। अब गैसियस फेज में बात करें रिएक्शन की, तो कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ टेम्परेचर भी होगा, प्रेशर भी होगा। अब स्टार्टिंग में जो प्रेशर होगा वो किसकी वजह से होगा? अभी स्टार्टिंग में रिएक्शन नहीं हुई ना, यानी ये दोनों नहीं बने। जब ये दोनों नहीं बने यानी सिर्फ ये है, तो जो इनिशियल प्रेशर होगा वो सिर्फ इसकी वजह से होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं प्रेशर एट द बिगिनिंग ऑफ रिएक्शन या फिर कह लो T इज इक्वल टू 0 पे, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो वो किसके बराबर होगा? जितनी इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एजोआइसोप्रोपेन। तो इसे प्रेशर है, कब लिया? 0 पे, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A। डन। अब कुछ टाइम बाद आप चेक कर रहे हो, आप कुछ टाइम मतलब लगा लो एट टाइम T, क्या हुआ? टाइम T यानी थोड़ी देर बाद ये इसमें चेंज होना शुरू हो गया। मीन्स अब जो हमारा रिएक्शन है, मतलब जो हमारा मिक्सचर है उसके अंदर ये भी है, ये भी है और ये भी है। तो अब जो प्रेशर आ रहा होगा वो इसकी वजह से भी आ रहा होगा, इसकी वजह से भी आ रहा होगा और इसकी वजह से भी आ रहा होगा, तीनों की वजह से आ रहा होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि एट टाइम T तो जो PT है यानी प्रेशर है वो किस किस की वजह से है? P ऑफ दिस एजोआइसोप्रोपेन, इसे मैंने A लिख दिया, एजो वर्ड लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में ताकि आपको समझ आ जाए किसकी वजह से, इस एजो वाले के पार्ट के लिए। प्लस N2 वाले का भी कुछ प्रेशर होगा और प्लस C6H14 वाले का भी कुछ प्रेशर होगा। अब तीनों के कुछ ना कुछ प्रेशर होंगे हमारे पास। अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, रिएक्शन होगी तो ये बढ़ते जाएंगे, यानी इन दोनों का प्रेशर इंक्रीज होगा और इसका जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा? डिक्रीज होगा। ठीक है, जब स्टार्टिंग रिएक्शन होती जाएगी इसका प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, इसका प्रेशर डिक्रीज होगा। लेट दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन प्रेशर, किसका प्रेशर डिक्रीज हो रहा है? ये एजोआइसोप्रोपेन वाले का, इज स्मॉल p। इसे मैंने क्या ले लिया? स्मॉल p। अपने आप हमने अज्यूम कर लिया कि ये चीज हमारी क्या आ रही है? स्मॉल p के बराबर। ठीक है, अब ये चीज स्मॉल p आ रही है मेरे पास। अब क्या कर सकते हैं हम? अब देखो, अब एजोआइसोप्रोपेन जो है इसका जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा? P ऑफ A। ये क्या आ गया? P ऑफ एजो, जो मैंने अभी निकालना है पीछे। ठीक है, तो इनिशियल जो प्रेशर है उसमें से ये P माइनस हो गया, कुछ देर बाद इतना डिक्रीज आ गया था ना इसमें, इनिशियल से इतना डिक्रीज आ गया, तो N2 का प्रेशर कितना होगा? जितना ये डिक्रीज आया उतना तो बनेगा ना। और ऐसे ही P ऑफ C6H14 का कितना हुआ? जितना ये डिक्रीज आया था उतना आएगा। ठीक है, आई मार्क द प्रीवियस इक्वेशन, यानी कि दिस इक्वेशन एज 1, क्योंकि मुझे इसमें पुट करना। ठीक है, तो आगे ये भी मैंने निकाल लिया। एक रिएक्शन में इतना इसमें डिक्रीज आया तो इनिशियल से कितना डिक्रीज आ गया? ये जितना डिक्रीज आएगा उतने तो ये दोनों बनेंगे, उतना इनकी वैल्यू ले ली। पुट दिस इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे यानी PT किसके बराबर आ गया? P0 माइनस स्मॉल p माइनस P प्लस P, सारी वैल्यू पुट कर, एक PP कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा? P0 माइनस P। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कितना डिक्रीज आया यानी कि P की, वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? इधर लेके जाओगे तो P0 माइनस PT। ये वैल्यू मैंने निकाल ली कि ये किसके बराबर आ गई मेरी? P माइनस P0 के बराबर, सॉरी P0 माइनस PT के बराबर। सॉरी यहां पर ये चीज कैंसिल हुई ना तो ये प्लस में है, और जब ये प्लस में है तो हमारा रिजल्ट ये ना आकर स्मॉल p की वैल्यू आएगी PT माइनस P0। ये P0 इधर जाएगा तो ये आएगी हमारी वैल्यू।
तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, जो पीटी माइनस पी नोट की। अब कितना चेंज आया वो हमें किससे पता लगेगा, इससे, यानी पी ऑफ एसओ की वैल्यू से। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 पर कर रही हूं। पुट दिस इन इक्वेशन 2। तो प्रेशर किसका, एजो आइसोप्रोपेन, कितने कुछ टाइम बाद जो हुआ तो वो था पी नोट माइनस पी टी और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया मेरे पास 2 पी नोट माइनस पी टी। डन। तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई 2 पी नोट माइनस पी टी। अब ये क्या है, ये है प्रेशर किसका, एजो आइसोप्रोपेन का, किस टाइम पर, एट टाइम टी। ठीक है, यानी ये किसके बराबर होगा हमारा, a माइनस एक्स के बराबर। तो a माइनस एक्स भी आ गया, a भी आ गया, पुट करना शुरू करो पीछे वाले में। तो k का फॉर्मूला था 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a की वैल्यू अभी मैंने पीछे निकाली थी, दैट इज p नोट, और नीचे आ गया हमारी a माइनस एक्स यानी कि 2 p नोट माइनस पी टी। तो ये मेरा इसका रिजल्ट आ गया। ये हमने ले लिया इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। क्लियर। तो ये हमारा इसका फॉर्मूला आ गया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, हमने एग्जांपल 5 तक कर लिया ना, अब अपने दूसरी कैटेगरी यानी सोल्यूशन वाले एग्जांपल की बात करते हैं। अगर हमारे रिएक्शन में कहीं ना कहीं आइसोमेरिक चेंज आ जाए। नेक्स्ट है 6 एग्जांपल, आइसोमेरिक चेंज मीन्स एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाए, जैसे ऑर्थो आइसोमर पैरा में चेंज हो जाए, दिस टाइप ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो हम इसमें जो एग्जांपल ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम एन क्लोरो एसिटानोलाइड। एन क्लोरो एसिटानोलाइड, इसका फॉर्मूला लगाते हैं हम। एन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, एन पे क्या है, क्लोरो और एसिटानोलाइड ग्रुप यानी कि COCH3। डन। अब इसमें आइसोमेरिक चेंज क्या आएगा, ये इस जगह से Cl प्लेस हो जाएगा इसकी पैरा पोजीशन पे, तो इसकी जगह H आ गया, COCH3 रेस्ट इज सेम, ये Cl यहां आ गया। ठीक है, ये रिएक्शन भी जस्ट सिमिलर है इसका रिजल्ट एज जो हमने फोर्थ किया था ना, जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड वाला किया था, जिसका रिजल्ट आया था ना ये V नोट अपॉन VT। तो इसका रिजल्ट भी सेम है, जस्ट हम इसे टाइट्रेट करेंगे किसके साथ, हाइपो के साथ, हाइपो। तो रिजल्ट इज सेम एज एग्जाम्पल नंबर 4। जो फोर्थ एग्जाम्पल है उसकी तरह ही इसका रिजल्ट सेम आएगा हमारे पास। क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास नंबर ऑफ हमारे एग्जाम्पल्स जो हमने इसके लिए किए। अब आते हैं इसी की अपनी एक और कैटेगरी पे जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आता है, दैट इज सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। अब ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस क्या होती हैं। अब सूडो यूनिमोलिकुलर, सूडो वर्ड होता है झूठा। ठीक है, एक ऐसी रिएक्शन जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है बट बिहेव एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं। एक एग्जाम्पल आता है इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, and second example is inversion of cane sugar. Very important topic. सूडो मतलब झूठा, जो फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, जिसमें होंगी तो 2 चीज, 2 की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, बट जब रिजल्ट निकाला जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है, यानी कि वो बिहेव करती है कि मैं एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हूं। तो इसके 2 एग्जाम्पल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट का प्रैक्टिकल भी होता है जो आप अपने सेकंड ईयर में परफॉर्म करोगे। ठीक है, वहां आप देखोगे कि कैसे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आती है।
डन। अब हम इन्हीं को वन बाय वन सोल्व करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल लेते हैं वो है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। अब हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट की बात करो। इथाइल एसीटेट, इथाइल यानी कि C2H5 ग्रुप और एसीटेट ग्रुप यानी कि CH3COOC2H5, ये आ गया मेरा इथाइल एसीटेट। इसकी क्या है हाइड्रोलिसिस, ये एक एसिडिक हाइड्रोलिसिस होती है। देन ये हमारे पास चेंज हो जाता है एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल। अब यहाँ पे एसिड आया तो यहाँ पर हम एक एसिड बेस रिएक्शन करेंगे। एसिड बेस क्या करेंगे, टाइट्रेशन। इसकी टाइट्रेशन किस क्या करेंगे, क्योंकि ये एसिडिक पार्ट है तो हमें बेस चाहिए, वो बेस हमारा क्या होगा NaOH। तो हम इसे क्या करेंगे NaOH के साथ ट्रीट करेंगे। अब करते क्या रिएक्शन में, सबसे पहले रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, उस टाइम पर जो आपने इथाइल एसीटेट लिया, ठीक है, उसको आप NaOH के साथ ट्रीट करो। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH स्टार्टिंग में कितनी आएगी, वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑन टाइट्रेशन एट T इज इक्वल टू 0। टाइम अभी क्या है 0। क्लियर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी हो जाएगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी। अभी ये एसिड तो नहीं बना ना, अभी सिर्फ इस रिएक्शन में क्या है, ये वाला एसिड, ये एसिड हमारा क्या है, कैटलिस्ट। तो यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट एज कैटलिस्ट, जो कैटलिस्ट की तरह प्रेजेंट है उसके अमाउंट के ऊपर। यानी कि मैं कह सकती हूँ V0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। क्लियर, अब कुछ देर बाद रिएक्शन करते हैं, मींस वॉल्यूम ऑफ NaOH, जैसे 10 मिनट बाद कर लो या 15 मिनट बाद करो, तो अब क्या होगा, ऑन टाइट्रेशन एट T टाइम पे। अब T टाइम पे कुछ देर बाद रिएक्शन होनी शुरू हो गई, ये एसिड तो था ही था, अब ये एसिड भी आना शुरू हो गया। ठीक है, यानी कि अब जो अमाउंट आएगा वो इसका और इसका सम होना चाहिए, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ एसिड एज कैटलिस्ट प्लस दूसरा एसिड कौन सा आ गया, ये वाला एसिड, यानी कि CH3COOH प्रेजेंट या प्रोड्यूस्ड। उस टाइम तक हमारा ये कितनी वैल्यू बनी, यानी कि इसकी मैथ क्या है, ये क्या है हमारा VT, वॉल्यूम एट द टाइम T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस अमाउंट। क्लियर, अब मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है ना, मुझे तो कैटलिस्ट से मतलब ही नहीं, मुझे किसके अमाउंट से मतलब है कि एसिड कितना बना, और वो एसिड कितना बना उसमें से कैटलिस्ट माइनस कर दो। कैटलिस्ट कितना था, V0 जितना। यानी कि मैं कह सकती हूँ अमाउंट ऑफ दिस एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा, टोटल कितना बना उसमें से कैटलिस्ट माइनस कर दो, यानी कि VT माइनस V0। ये किसके बराबर आ गया, इसके। और ये क्या चीज है, ये है कितनी रिएक्शन हुई ना, वो रिएक्शन क्या है, X, दैट मीन्स दिस इज X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT माइनस V0। अब हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, अपने X की वैल्यू निकाली। अब क्या बचा, सिर्फ A बचा। अब A क्या है, A है इसका इनिशियल अमाउंट। अब हम ऐसा करते हैं कि ये पूरी रिएक्शन होने देते हैं, इसे रिएक्शन को होने में नियरली 24 आवर्स लग जाते हैं। 24 आवर्स के बाद पूरी रिएक्शन हो जाएगी और सारा का सारा क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। कैटलिस्ट का रोल तो खत्म हो जाएगा ना वहां पे। तो कितना अमाउंट आया वो चेक कर लेते हैं। तो अब लेते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑन टाइट्रेशन एट V इज इक्वल टू इंफिनिटी, सबसे लास्ट में रिएक्शन में। उस टाइम पर ये अमाउंट किसके बराबर आएगा, अमाउंट ऑफ एसिड एट्स कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट को हमने रिमूव तो नहीं किया ना, रिएक्शन में तो है ना वो कैटलिस्ट, प्लस दिस प्रोड्यूस्ड। बट अब ये जो प्रोड्यूस हो चुका है वो मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं प्रोड्यूस हो सकता। डन। अब मुझे इसका मैक्सिमम अमाउंट कितना निकाला वो निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में से इनिशियल यानी
कैटालिस्ट की वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये क्या है V इंफिनिटी। तो अब ले लो अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम, वो किसके बराबर होगा, V इंफिनिटी माइनस कैटालिस्ट कितना है V नॉट, उसे माइनस कर दो। और ये अमाउंट कितना है, ये मैक्सिमम क्या है, जितनी उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी यानी A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इंफिनिटी माइनस V नॉट। A भी आ गया, X भी आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हमें पता है K क्या है, 2.303 अपॉन T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स। नाउ यूज इक्वेशन 1 and 2, A भी आ जाएगा X भी आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A की वैल्यू पुट करो V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन A की वैल्यू फिर से पुट की V नॉट माइनस A की वैल्यू पुट कर दी माइनस X की वैल्यू आई माइनस VT। ये V नॉट कैंसिल होएगा, तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ V इंफिनिटी माइनस V नॉट अपॉन V इंफिनिटी माइनस VT। ये आ गया मेरा इसका लास्ट रिजल्ट। ठीक है, किसका, हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। क्लियर। ये क्या है, इसमें थी तो 2 की कंसंट्रेशन, वाटर भी था ये भी था, बट बिहेव एज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन सूडो, मतलब 2 होने के बाद भी इसका ऑर्डर क्या आया, मेरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। तो ये आ गया मेरा एक एग्जाम्पल। अब आते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पे, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। एग्जाम्पल सेकेंड, दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अब ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर क्या है, अब पहले बात करते हैं केन शुगर। केन शुगर यानी कि सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये बहुत बार आपने रिएक्शन पढ़ी होगी लोअर क्लासेस में भी, कि इसकी हाइड्रोलिसिस पे, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे, आपके पास ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनते हैं। ये एक डेक्स्टोरोटेटरी सब्सटेंस है, इसमें जो ग्लूकोज बना और फ्रक्टोज, ग्लूकोज तो एक डेक्स्टोरोटेटरी होता है, फॉर्मूला सेम है, फर्क क्या होता है, जो फ्रक्टोज होता है ये हमारा लीवोरोटेटरी होता है, और जो ओवरऑल मेरा रिजल्ट आता है वो क्या होता है, लीवोरोटेटरी। तो मेरा लास्ट रिजल्ट क्या आएगा, एक लीवोरोटेटरी प्रोडक्ट। स्टार्टिंग मैंने डेक्स्टोरोटेटरी से की और प्रोडक्ट क्या आ गया मेरे पास, लीवोरोटेटरी। इसे आप जनरली ऐसे लगाते हो प्लस, और ये क्या होता है माइनस। हमने पिछली बार भी पढ़े थे ना प्लस माइनस के सिंबल। तो एक डेक्स्टोरोटेटरी है, एक लीवोरोटेटरी है। एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स द लेफ्ट रोटेट कर रहा है, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स द राइट रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक लेफ्ट की साइड है और एक हमारा राइट की साइड है। क्लियर। तो अब ये रिएक्शन होनी है, कैसे इन्वर्जन हुई इसकी बात करते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं पोलैरीमीटर। आपको याद होगा हमने अपनी प्रीवियस जो सेमेस्टर था उसमें पोलैरीमीटर पढ़ा था, जब प्लेन पोलराइज लाइट पड़ी थी। तो पोलराइज जो पोलैरीमीटर होता है उसका बाहर का ऐसे एक स्केल होता है, इस स्केल के ऊपर रीडिंग होती है 0, 180। ठीक है, पूरा ऐसे ही इसमें इधर की तरफ होता है हमारे पास एक 90 का स्केल, इधर भी होता है 90। इधर रोटेट किया, ठीक है, ये होता है डेक्स्टो, ये होता है लीवो। ये डेक्स्टो, ये लीवो। ठीक है, एक साइड मतलब पॉजिटिव वैल्यू, एक साइड नेगेटिव वैल्यू, हम मान के चलते हैं। ये हमारा क्या है, स्केल। इनके बीच में हमारी रीडिंग्स हुआ करती है। डन। अब हमने पोलैरीमीटर की रीडिंग लेनी है। अब स्टार्टिंग में रीडिंग किसकी लेंगे हम, इसकी। ये क्या है, एक डेक्स्टोरोटेटरी सब्सटेंस। जब ये डेक्स्टोरोटेटरी सब्सटेंस है तो इसकी जो स्टार्टिंग में वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नोट। तो वो डेक्स्टोरोटेटरी इस डायरेक्शन में होगा, तो ये आ जाएगी हमारी किसकी वैल्यू, आर नोट की वैल्यू। अब ये आर नोट क्या है, मैं नीचे लिखती जा रही हूं। आर नोट इज रीडिंग ऑफ पोलैरीमीटर एट T0। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, उस टाइम पर इसकी जो रीडिंग है, ये रीडिंग किसकी होगी, डेक्स्टो की, क्योंकि ये डेक्स्टोरोटेटरी है। अब कुछ देर बाद एट टाइम T क्या हुआ, ये इसमें चेंज होना शुरू हो गया। चेंज होना शुरू हुआ, चेंज हुआ तो डेक्स्टो से किस में जाने लगा, लीवो में।
ये डेक्स्ट्रो है, लीवो इस डायरेक्शन में, यानी कि अब इस डायरेक्शन में जाना शुरू होएगा, बट अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई, कुछ ही हुई है, तो RT आ गया। तो RT क्या है? ये हमारा रीडिंग ऑफ पोलैरिमीटर एट टाइम t टाइम पे रीडिंग, ठीक है। ऐसे ही लेते हैं R इंफिनिटी। इंफिनिटी यानी जब रिएक्शन पूरी हो जाएगी, तो ये डेक्स्ट्रो किस में चेंज हो जाएगा? लीवो में। तो पूरा का पूरा ये डेक्स्ट्रो से कहां चला गया? लीवो की तरफ। तो R इंफिनिटी यानी कि रीडिंग ऑफ पोलैरिमीटर एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो ये हमने इनकी तीनों की रीडिंग्स ले ली। तो ये मेरी पोलैरिमीटर की रीडिंग आ गई एट द टाइम इंफिनिटी, जब पूरी की पूरी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब इसी को हमें लेना है, इन्हीं एंगल ऑफ रोटेशंस को। अब इन्हीं एंगल ऑफ रोटेशन को हमें A और X की टर्म में लेकर आना है, ठीक है। अब X क्या है? कितना अमाउंट आया हमारा जो एट द टाइम ऑफ T कितना डिकम्पोज हो गया या सुक्रोज, और A क्या है? इसका इनिशियल अमाउंट कितना था, ठीक है। तो पहले बात करते हैं A की। A यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज, यानी कि A। अब इनिशियल कंसंट्रेशन किसकी वजह से आई है? अब इसमें कहीं ना कहीं कुछ एंगल जो है इंफिनिटी में, डेक्स्ट्रो वाला पार्ट भी तो है, तो इंफिनिटी में से अगर हम इसकी रीडिंग को माइनस कर दे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी? इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैं कह सकती हूँ दिस वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जो A है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया? हमारा R0 माइनस R इंफिनिटी के, ठीक है। बिकॉज ये पॉजिटिव वैल्यू है और 0 से इधर जाके नेगेटिव वैल्यू होती है, जैसे हम साइन भी शो करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव का। तो ये वैल्यू मेरी आ गई। दूसरी क्या है मेरे पास? X हमारा क्या है? कितना एट द टाइम वो डिकम्पोज यानी कि हाइड्रोलाइज हो गया, अमाउंट ऑफ सुक्रोज हाइड्रोलाइज्ड, दैट इज X, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वो किसके बराबर आएगा? हमारा RT वाली टर्म के और R0 के, दैट इज R0 माइनस RT। इनिशियल वाली वैल्यू में से हमने RT को माइनस कर दिया, वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा? X की वैल्यू के, ठीक है। तो अब X भी आ गया, A भी आ गया। बाकी टेस्ट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 नाउ फॉर्मूला क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ A माइनस X। यूज इक्वेशन 1 एंड 2 हेयर। K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log A की जगह क्या आ गया मेरा? R0 माइनस R इंफिनिटी अपॉन A R0 माइनस R इंफिनिटी माइनस X। X क्या है? R0 माइनस RT। R0 कैंसिल हो जाएगा, यहां से चेक करो। तो मेरे पास लास्ट रिजल्ट आ गया K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ R0 माइनस R इंफिनिटी अपॉन, नीचे देखो R0 कैंसिल, ये क्या है? RT माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस ऑलरेडी था हमारे पास, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया RT माइनस R इंफिनिटी। तो ये आ गया हमारा इसका फॉर्मूला। तो ये आ गई हमारी इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, मीन्स एक सूडो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, बिकॉज इसमें भी वाटर का अमाउंट था, बट ये एक्सेस में होता है तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, और ये बिहेव कैसे करती है? एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? तो ये थे हमारे सारे एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, ठीक है। अभी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल रह गए जो एग्जाम में कई बार आते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, जब हमारा सेकंड ऑर्डर हो जाएगा तब हम इनके न्यूमेरिकल इकट्ठे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के जो न्यूमेरिकल आएंगे, क्योंकि इन्हीं के ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, जनरली फर्स्ट के ही ज्यादा होते हैं, तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।